पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बदतरीन प्रोपागेंडा का आगाज हो चुका है और ये प्रोपागेंडा दुश्मन ममालिक की जानिब से तेज कर दिया गया है। आज कुछ ऐसी खबर लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसमें मेजर रिटायर्ड आदिल राजा भगोड़ा यूट्यूबर और साथ ही बीबीसी उनका मकरू चेहरा आज कौम के सामने आ चुका है और इन दोनों की बारीक वारदातें आज पकड़ी गई हैं कि किस तरह से हमारी पाक फौज के खिलाफ एक घटिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। घटिया मुहिम शुरू हुई है। आर्मी चीफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उनके हवाले से कुछ बड़ी खबरें आज निकल कर सामने आई हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। जो मीडिया चैनल से इस वक्त गायब कर दी गई हैं उस पर बात क्यों नहीं हो रही, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम इमरान खान साहब साइफर के केस में इस वक्त गिरफ्तार हैं और अब दो बड़ी केसेस में उनकी गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं। अब इमरान खान 3 केसेस के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। साइफर के केस में ऑलरेडी हैं तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को नैब ने आज गिरफ्तार कर लिया है। नैब टीम ने सुप्रीटेंडेंट जेल से वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई और नैब टीम ने इमरान खान से केस से मुतालिक पूछताछ भी की है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब जो हैं अब 2 केसेस में मजीद गिरफ्तार भी हो चुके हैं और ये खत जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो सुप्रीटेंडेंट जेल को मौसूल हुई, उसके बाद ये गिरफ्तारी जो है वो जनाब डाल दी गई है। और इस सारे मामले के अंदर जनाब बुशरा बीबी जो है उनका नाम भी इस वक्त ECL में शामिल कर लिया गया है। वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकती और उनसे मुतअद्दिद बार सवाल पूछे गए फरागोगी के हवाले से कि उनके साथ कैसा ताल्लुक था, कैसे वे एक दूसरे को जानती थी, किस किस्म का ताल्लुक था। तो जनाब अब बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारी भी बिल्कुल सरपरान पहुंची है और उनको भी तोशाखाना या फिर 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहा हूं और इस हवाले से फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने भी जनाब आज एक बहुत बड़ा दावा किया है अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने दावा ये किया है कि इमरान खान का मुस्तकबिल अडयाला जेल में है और उनका मुस्तकबिल नाअहली है, यानी कि वो अब लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे होंगे और उनको मजीद नाअहल किया जाएगा। तोशाखाना केस में भी वो नाअहल हो जाएंगे, साइफर केस में वो गिरफ्तार होंगे, जो हुए हैं उन पर सजा हो जाएगी और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को ताहजात नाअहली का सामना करना पड़ेगा। ये उनका मुस्तकबिल इस वक्त वाज़ेह हो चुका है और उन्होंने कहा कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है और फौजी तनसीबात पर हमले जो हुए हैं उस पर एक्शन लेने का जो हक है वो भी सिर्फ फौज को होना चाहिए, क्योंकि जब उनकी तनसीबात पर हमले हुए हैं तो फौज ही उस पर एक्शन लेगी, फौजी अदालतें ही लगेंगी और उसमें ही जनाब इनके तमाम मुल्जिमान का ट्रायल होगा और इनको सख्त से सख्त सजाएं देकर उनको जनाब निशाने इबरत बनाया जाएगा। तो इस पर भी फैसल वाडा साहब अब खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें रिव्यू पिटीशन में वफाकी हुकूमत जाने की पोजीशन में नजर आ रही है। अब जनाब ये सारा कुछ तो आपके सामने है और फिर दूसरी जानिब इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी दबंग किस्म का खिताब किया सेनेट में खड़े होकर और उन्होंने कहा कि किसी फर्द वाहिद या चंद लोगों को मुल्क की तकदीर से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी हो चुका है और अगर यूं कहूं कि इस्टेब्लिशमेंट की भी यही पॉलिसी है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब ये फैसला हो चुका है कि जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करेगा, जो पुरतशद्दुद सियासत करेगा, उसका पाकिस्तान की सियासत में कोई हिस्सा नहीं होगा। ये इस पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर काम जो है वो हो रहा है और उन्होंने कहा कि जायजा लेना होगा कि दहशतगर्दी वाकयात में इजाफा क्यों हुआ। वो कौन था जिसने काबुल में फोटो सेशन किया, यानी कि अब ये किसके ऊपर एक उंगली उठाई जा रही है, ये जनरल फैसमी साहब की तरफ इशारा था और खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला किया। पता चलना चाहिए कि कहां से गलतियां हुई और उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया था और आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के बाद सब ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया, दिन रात मेहनत करके नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। फैसला हुआ कि दहशतगर्दी के खिलाफ दरब अज़द के नाम से जंग लड़नी है और सब ने इत्तेफाक किया और उसके लिए सालाना 100 अरब चाहिए था। फिर हमने उसकी मंजूरी दी, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी रहा और यह सिलसिला 3 साल से ज़ायद तक जारी रहा। फिर सरहद पर बाढ़ लगाने का प्रोग्राम भी शामिल था जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए और इसहाक डार ने कहा कि किसने तालिबान की हुकूमत के बाद काबुल जाकर तालिबान से बात करने का फैसला किया।
वो कौन था जिसने जेलों में खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला किया? वो दहशतगर्द जिन्होंने दर्जन दहशतगर्दी के वाकयात किए उनको छुड़वाए, वो कौन था जिसने काबुल में फोटो सेशन करके दुनिया को बताया कि हम तालिबान से बात कर रहे हैं? जायजा लेना होगा कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, दहशतगर्दी के वाकयात क्यों बढ़े। ये ऑन द फ्लोर हाउस पे खड़े होकर एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो जारी हो चुकी है, क्योंकि निगरान ये ऑपोजिशन लीडर हैं और ऑपोजिशन लीडर जनाब निगरान वजीर आजम जो हैं उनके अंडर आते हैं। तो ये जनाब आपके सामने है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी साइड लेता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी वजह से जो पाकिस्तान को आप दहशतगर्दी का सामना है वो भी जनाब किसी से ढका छुपा नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो एक सीरीज शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और ये प्रोपेगेंडा एक माह से नहीं बल्कि कई माह से खोल दिया गया है, जिसमें जनाब पाकिस्तान में तालिबान हो या फिर टीटीपी हो, यहाँ पर रॉ के एजेंट्स हो, इंडिया हमारा दुश्मन वो जनाब वो इसमें शामिल है। मेजर टाइट आदिल राजा जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं, वो बाहर से बैठकर ये बात करते हैं और जब हम उनको जो है वो काउंटर करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी विंडो में इस हुब्बुल वतनी का जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो अपडेट नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि हम पाकिस्तान में रहकर बात करते हैं, उनको कहें जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान में आकर बात करें, लग पता जाएगा कि उनमें कितनी हिम्मत है कि पाकिस्तान में खड़े होकर वो किसी इदारे के खिलाफ जाकर बात करते हैं। इसमें किसी में कोई हिम्मत नहीं हो सकती। तो जनाब उन्होंने बताना चाहता हूं कि एक तो मेजर टाइप आदिल राजा का प्रोपेगेंडा और उन्होंने जो आर्मी चीफ और DJI के हवाले से खबर दी है वो जरा आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले BBC ने जो बारीक वारदात डाली है वो इससे बड़ी खतरनाक है। वो डायरेक्ट जो है वो अवाम में इश्तियाल पिलाने की खबर है, और क्योंकि उनको पता है कि एक सियासी जमात इदारे के खिलाफ आकर खड़ी हो चुकी है और गम गुस्सा उसमें पाया जा रहा है, तो दोबारा से उनको खड़ा किया जाए और दोबारा से पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेजी पिलाई जाए और उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद पैदा किया जाए। ये एक प्लान जो है वो दुश्मन की जानिब से बनाया जा रहा है। तो BBC ने जनाब एक स्टोरी शाया की और उसमें बताया गया कि नूर खान एयर बेस से 5 खुफिया प्रवासें और अमरीकी कंपनियों से पाकिस्तान के लाखों डॉलर के असला फहमी के माहिदे क्या जाहिर करते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुस्तकबिल में तारीखी बुलंदियों को छुएंगे। और जब साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने 12 अगस्त 2022 को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में इस उम्मीद का इजहार किया था कि उसी रोज बरतानिया का एक फौजी माल बरदार त्यारा रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस में उतरा और आइंदा आने वाले दिनों में रॉयल एयरफोर्स का यही त्यारा 5 मरतबा नूर खान एयर बेस में आया। हर बार ये त्यारा नूर खान एयर बेस से कब्रस में वाक़ बरतानी फौजी अड्डे क्रूतरी और फिर वहां से रोमानिया जाता रहा, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब रोमानिया के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में रूस ने जंग छेड़ रखी थी। और उसमें जनाब इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार यूक्रेन में पाकिस्तानी असले की मौजूदगी की तरदीद की, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक मार्केट से उन हथियारों के यूक्रेन पहुंचने का इम्कान भी जाहिर किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा वजाहत के साथ ये बताया गया कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन तनाज़ा में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, मगर इस दौरान जहां अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में दरकार असले की मांग पूरी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं BBC को कुछ ऐसे दस्तावेजात जो हैं उन तक रसाई हासिल हुई है जो चंद सवालात को जन्म देती है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास जो दस्तावेजात हैं वो ये जाहिर करते हैं कि अगस्त 2022 में पाकिस्तान ने 2 प्राइवेट अमेरिकी मिलिट्री कंपनियों के साथ $364 मिलियन की असले की फरोख्त के माहिदे किए, जिसके तहत इन कंपनियों को पाकिस्तान की जानिब से 155 mm गोलियां बेची गईं। तमाम इन माहिदों से मुतालिक बरतानिया और पाकिस्तान में बरती जाने वाली राजदारी उन पर सवालात खड़े करती है। सोच नामी एक फैक्ट चेकर ने हाल ही में दावा किया है कि पाकिस्तान ने दर हकीकत इन 2 अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों के जरिए यूक्रेन को हथियार बेचे हैं और शायद इसलिए इन माहिदों से जुड़े बहुत से हकायक मंजरेआम पर नहीं आए हैं। ये जनाब इस दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2 कंपनियों के जरिए जनाब जो है वो यूक्रेन को हथियार बेचे हैं, और ये भी इसमें इल्जाम है कि पाकिस्तान ने जो हथियार बेचे हैं उन दोनों माहिदों में 17 अगस्त को 2022 को दस्तखत हुए, और ये माहिदे बिलखुसूस 155 mm के गोलों के लिए थे और ग्लोबल मिलिट्री के साथ $232 मिलियन और नूर्थरॉप गोरमैन के साथ $131 मिलियन का माहिदा हुआ, और इन माहिदों की मियाद गुज़िश्ता माह यानी अक्टूबर 2023 में खत्म हुई है। तो जनाब आपके सामने उन्होंने कहा कि ISPR
کی جانب سے تاحال اس ضمن میں کوئی جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ہے۔ اور یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پاکستان نے روس اور یوکرین کی وار میں یوکرین کو اسلحہ بیچ دیا، وہاں پر یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کیا، بیچا اور اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھایا اور جناب اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو کیا رشیا جو ہے وہ اپنے ہتھیار پاکستان اور بھارت کو نہیں بیچتا جو ہمارا ازلی دشمن ہے؟ اس پر بھی سوال آپ کو کھڑا کرنا چاہیے کہ رشیا پھر بھارت کو جناب جو ہے وہ ہتھیار نہ بیچیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سب سے ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ رشیا کا بھارت کے اندر لگا ہوا ہے، تو کیا بھارت کو وہ اسلحہ بیچنا جو ہے بند کرتے؟ تو یہ ایک اشتعال دلانے کے لیے قوم کو اس طرح کی خبریں جو ہے چھاپی جاتی ہیں تاکہ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جناب یہ کوششیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی دم توڑیں گی۔ اور پھر دوسری جانب باہر بیٹھے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے نظر آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جو سینئر سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں انہوں نے اپنے قریبی آفیسر سے اب رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، جس میں میجر جنرل کاشف آزاد صاحب ہیں جو DGP ISI ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے DGI کیمپ کے جو آفس ہے وہاں پر ان سے کچھ ملاقاتیں کی ہیں، اور اس میں اس امکانات کے اوپر بات ہوئی ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں اگر جنرل عاصم منیر کو ہٹا دیا جائے۔ یہ جناب بات ہوئی ہے کہ عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت ختم نہ ہو، ان کو ہٹا کر وہ خود آرمی چیف بن جائے۔ کیا یہ اس بات کا تک بنتا ہے؟ کیا ایسا پاکستان کی ماضی میں ایسا کچھ ہوتا رہا ہے کہ DGI جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹا کر خود آرمی چیف بن جائے گا، خود آرمی چیف لگ جائے، یعنی کہ ایک 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ اس سے 3 اسٹار جنرل زیادہ طاقتور ہو جائے؟ تو ایسا تو اور کس نہیں ہو سکتا۔ تو جناب آپ نے ان باریک وارداتوں کو سمجھنا ہے جو آپ کے خلاف یہ دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے جذبات سے کام نہیں لینا بلکہ ہوش سے کام لینا ہے۔ ہم جذبات میں آ کر پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم انتہا پسندی کی جانب جاتے ہیں، تو ہم نے انتہا پسندی کی جانب نہیں بڑھنا بلکہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جنرل ندیم انجم صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی اپنے جو لیگل رائے لینا شروع کر دیا کہ ایک ایکسٹینشن لینے والا جو جنرل ہے وہ کیا آرمی چیف بن سکتا ہے، اور پھر انہوں نے جناب اپنے جو کانفیڈنٹ لائرز ہیں ان سے بھی بات کرنا اس وقت شروع کر دی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن جو ہے وہ 408 انٹیلیجنس بٹالین سے بھی کنفرم کر لی گئی ہے کہ کون کون DGI کیمپ کے اندر لاسٹ 15 ڈیز میں آیا تھا، کون نہیں آیا تھا۔ تو اس لسٹ کے اندر ایک 2 اسٹار جنرل کا نام اور ایک بریگیڈیئر کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو جناب انہوں نے جو سوال پوچھا کہ ہاؤ مینی کور کمانڈرز آر ود دی DGI آن دس پروجیکٹ، کتنے کور کمانڈرز جو ہیں وہ DGI کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک گٹیا پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، وہ خبر جو میڈیا پر نہیں چل رہی، لیکن میں نے اس کو بتانا مناسب سمجھا کہ قوم کو سمجھ جانی چاہیے کہ ان کو ہم کاؤنٹر کر سکیں۔ جو یہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہمارا حق ہے، کہ جو اس وقت اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس دن اپنا خیال رکھنے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔